हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, कल हमने जो है वो असाइनमेंट वगैरह डिस्कस की थी। तो उसमें किसी को कोई हर्डल हो, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो। बल्कि अफजल, आपने कल बनाई भी थी तो वो यहाँ पे अभी शेयर कर सकते हो, उसे रन कर सकते हैं हम। जी जी। से रन करना है। 1 मिनट में भेज देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। कोड भेज दूँ ना आपको सारा? हाँ, या कोड भेज दो, मैं अपने पास रन कर लूँ। भेज। ये व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। यू वांट टू पुश डाटा, प्लीज प्रेस। हाँ, एक्चुअली करनी तो इसी तरह ही है, यानी इसी तरह इन चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन जो है ना अभी, इसमें ये कह लो कि जिस तरह ये इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये बार बार आएगा, तो हम सिंपल यहाँ पे ना ऐसे भी कर सकते हैं। यानी इस तरह करके भी लिख सकते हैं कि भाई एक एक लाइन में यानी कि दो चीजें लिखते हैं, या इस तरह करके जो है ना, ये मेन्यू थोड़ा सा छोटा कर लें, क्योंकि बार बार ये रिपीट होगा ना, क्योंकि इस असाइनमेंट को हमने सही तरह टेस्ट करना है कि ये सही वर्क कर रही है कि नहीं। क्योंकि ये जो स्टैक और क्यू है ना, ये बजाते खुद बहुत बड़े डाटा स्ट्रक्चर हैं जो कि इन्होंने बिल्ट इन बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखो, ये इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखो, ये रहा स्टैक। ठीक है, इसी तरह जो है क्यू भी है हमारे पास। ये रही क्यू। ठीक है, तो ये इन्होंने पहले ही बनाए हुए हैं, लेकिन हम खुद क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि हमें जो है ना बेसिक से ये चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, उसने कहा पुश करना है डाटा, तो डाटा उसने पुश कर दिया और इसको एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये पुश हो गया। फिर उसने कहा कि ओ किसके लिए है, पॉप करना है। जब उसने इसको पॉप किया, तो उसने एक प्लस किया किसमें, 0 0 में। ठीक है, और फिर उसने लूप चलाया कहाँ तक,
जो है उसने पुश किया था, यानी कि वो भी हमारा वन पड़ा हुआ है, और ये भी हमारा अब क्या हो गया, वन हो गया है। 1 - 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो यहाँ पे, 0 + 1, ये एरर नहीं आएगा इधर, इंडेक्स सर आउट जीरो में होगा। वन आ जाएगा ना इन। जीरो में यानी कि ये जब 0 से 1 होगा, 1 पे कुछ पड़ा नहीं होगा। हम्म, चलो ठीक है, ये इस पे आप दोबारा सोचना। और मैं ये चाह रहा था कि हम्म, अब्दुल मईस के भी, ये जिस तरह ये वाला जो काम हुआ है ना, ये वाला, ये आप एक फंक्शन में करो। हम्म। ठीक है, यानी कि अब आप नहीं नहीं, लोगों वो ने मैंने फंक्शन, अभी सिर्फ लॉजिक लगाई थी। मैंने फंक्शन में करना है इसको ना कन्वर्ट, इससे वो लॉजिक लगाई थी खाली। असल में शुरू से अगर फंक्शन में करोगे ना तो ज्यादा अच्छा लेके चलोगे ना, वो आप, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि पहले गंदा कोड लिख के हम्म, तो है ना, फिर आप अच्छा हम्म। सही है। करोगे। अच्छा, इसका क्योंकि असल में ये वाली जो असाइनमेंट है ना, स्टैक और क्यू की, ये थोड़ी लंबी चलेंगी, लंबी चलेगी मतलब कि अभी हमने सिर्फ ये काम किया है कि पुश पॉप और रिट्रीव किया है। ठीक है, और जो रिट्रीव करेंगे ना, वो ऐसे करेंगे। रिट्रीव का मैं देख लेता हूँ कोड। ये आर लिखा आपने, यहाँ स्पेस की जगह ना इसको स्पेस, ये वाला मार्क, और ये कर दो। ठीक है, यानी कि वो जितनी वैल्यू होगी ना, वो इस तरह करके रिट्रीव होंगी। ये मैं ये चाह रहा हूँ चीज। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने अभी ये वैल्यू इंटर कर दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने ये वैल्यू इंटर कर दी है, इसे मैं चलाता हूँ, रिट्रीव का क्या है, आर। मैं डायरेक्ट आर प्रेस करता हूँ, क्यों नहीं हुई रिट्रीव, कंसोल डॉट राइट। एक मिनट, वो ना पहले पॉप होगा तभी वो रिट्रीव होगा ना, तभी वो इनके अंदर वैल्यूज जा रही होंगी। हाँ, तो उस केस में यहाँ पे ये चीज हैंडल होगी ना, यानी कि वो वहां पे लिखा हुआ दिखाएंगे कि योर स्टैक इज एम्प्टी। हम्म। ठीक है, हाँ, जब लेकिन तक वो अभी इन क्योंकि नहीं मैंने, होंगी तब तक वो दिखाएगा भी नहीं ना। हाँ क्योंकि अभी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है, तो मैं इसे, ठीक है, ये देखो ना, मेरे पास इस तरह रिट्रीव हो वैल्यू, ताकि मुझे पता हो कि पहली मैंने ये इंसर्ट किया, दूसरी ये, तीसरी ये, इस तरह करके ना। तो इस केस में यानी कि मैंने लास्ट ये इंसर्ट की हुई है। ठीक है, तो जब मैं पॉप करूंगा तो ये मेरे पास पॉप होगी। इस केस में अब वो, अगर अगर एक कंडीशन अब देखो ये है ना, कि अगर वो अब इंसर्ट करता है वैल्यू, यानी कि अगर वो इस वक्त पुश करता है, तो क्या होना चाहिए। क्यों फुल का आना चाहिए इधर। हाँ, कि क्योंकि हमारी स्टैक तो फुल हो गई है ना अब इस वक्त, जो हमारी स्टैक का साइज था वो उसने सारी उसके अंदर पुश कर दी हुई है ऑलरेडी। हमारी स्टैक का साइज था 10, तो वो उसने ऑलरेडी इसके अंदर पुश कर दी हुई है, तो यहाँ पे आना चाहिए अब स्टैक इज फुल। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ये इसके अंदर हैंडल होंगी। तो बाकी ये ना विद फंक्शन के साथ करना, और शुरू से ही यू करना ना, यानी कि शुरू से ही कोड अच्छा लिखना। ठीक है, और क्योंकि आज हम क्लासेस देख लेंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि विद क्लासेस के साथ करना, वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी आपको ठीक। हिंट्स दे देता हूँ कि किस तरह इसको लेके चलना है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना टफ होती हैं। ये नहीं, बल्कि मुझे एक्सेल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना, ये वाली स्टैक है जिसे हमने मेंटेन करना है।
ठीक है, ये मेरा इंडेक्स 0 और ये मेरा एंड का इंडेक्स है। देखो, हमने दो चीजें मेंटेन करनी है। ठीक है, एक ये चीज कि जहां पे उसने पुश करना है, ठीक है, और एक ये चीज जहां से उसने पॉप करना है। ठीक है, हमें ये दो इंडेक्स को मेंटेन करना है। ठीक है, उसका उन वेरिएबल को आप नाम रख सकते हो कोई भी। पुश इंडेक्स, और इसी तरह यहाँ पे पॉप इंडेक्स। ठीक है, अब आपने इसको मेंटेन करना है, यानी कि ये वाला जो ये इंडेक्स है, ये 0 है, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये इनको आपने मेंटेन करना है। जब उसने एक इंडेक्स पे, यानी कि अभी ये दोनों 0 0 पे खड़े हुए, ठीक है, अगर दोनों 0 0 पे खड़े हुए हैं और वो रिट्रीव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे सिंपल एक कंडीशन लगेगी कि अगर दोनों 0 0 पे हैं और वो रिट्रीव कर रहा है, इस मीन के हमने उसे रिट्रीव डाटा नहीं देना, क्योंकि उसे कहना है कि योर स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, इसके बाद इस पुश को, यानी कि इस पुश को और इस पॉप को यूज करते हुए वो कहता है मैंने पुश करना है वन डाटा। तो जब वो पुश करना है ना, तो जाहिर सी बात है एक इंडेक्स के ऊपर उसने पुश करना है, तो यहाँ पे अच्छा इसमें ना जीरो नहीं होंगे, इनिशियल वैल्यू इनकी -1 होगी। लॉजिक इज कि भाई ये अरे शुरू ही हमारी 0 से हो रही है। अगर हमने इसको 0 कर दिया इनिशियलाइज, यानी कि इसको जब इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको 0 कर दिया, तो इस मीन कि ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ठीक है, इसलिए इनकी इनिशियल वैल्यू दोनों की क्या होगी, -1। अब जब वो पुश करता है, तो पुश करने से पहले पहले हम इसमें प्लस प्लस करेंगे। पुश वाले में जो इंडेक्स आएगा उसके ऊपर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। यानी कि वो वाली अरे, किस तरह सिंटेक्स बनेगा, वो वाली अरे, उसके ऊपर जो हमारा पुश इंडेक्स है उसके ऊपर वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे जो यूजर ने एंटर की है। ठीक है, लेकिन करेंगे कब, प्लस प्लस करने के बाद, इसके ऊपर प्लस प्लस करने के बाद। ठीक है, अब वो वैल्यू यहाँ पे इंटर होगी, फॉर एग्जाम्पल उसने 25 इंटर कर दी। ठीक है, अब इस केस में हमारा जो पुश इंडेक्स है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, अब 0 पे। और पॉप हमारा कहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई बताएगा पॉप हमारा किधर खड़ा होगा, -1। -1। लेकिन अगेन यहाँ पे लॉजिक गलत हो गई ना फिर, अगर इसे हमने -1 पे खड़ा कर दिया, क्योंकि स्टैक में ये बिजनेस है कि स्टैक में जब वो पुश करेगा, स्टैक में क्या हो रहा है, जो लास्ट इन हो रहा है वो फर्स्ट आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम पॉप को साथ नहीं चलाएंगे, फॉर एग्जांपल उसने एक और इंसर्ट कर दी, पुश इंडेक्स हमारा यहाँ पे आ गया, एक और उसने पुश कर दिया, पुश इंडेक्स यहाँ पे आ गया, और जबकि पॉप इंडेक्स अगर हमने यहीं पे खड़ा करके रखा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हम ये वाली वैल्यू जब पॉप करने जाएंगे, पॉप में तो -1 पड़ा हुआ है, हमें कैसे पता कि ये वाली वैल्यू हमने गेट करनी है। पॉइंट गेट किया है यहाँ पे, देखो। स्टैक के अभी अगर केस में पुश के आगे होगा। नहीं, पुश के आगे नहीं होगा, स्टैक के केस केस में अभी पहले लॉजिक समझो क्यों ऐसे होगा। पुश इंडेक्स हमारा इधर खड़ा हुआ है, चलो पुश इंडेक्स को मैं नाम दे रहा हूँ PU का, और इसको नाम दे रहा हूँ पॉप, पॉप का। ठीक है, ये दोनों इंडेक्स अभी शुरू में यहाँ पे खड़े हुए थे, एक वैल्यू पुश की, तो पुश का इंडेक्स हमारे पास आ गया यहाँ पे। ये यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की, पुश का आ गया हमारे पास यहाँ पे। एज पर योर लॉजिक पॉप का हमारे पास अभी वहीं पे खड़ा हुआ है इंडेक्स। ठीक है, यानी कि पॉप के पास जो इंडेक्स पड़ा हुआ है वो -1 पड़ा हुआ है, पुश के पास जो पड़ा हुआ है वो 0 पड़ा हुआ है। उसने एक और वैल्यू पुश की, इस रो में अब पुश आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और पॉप अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि पॉप पे हम कुछ नहीं कर रहे। उसने एक और वैल्यू पुश की जो कि 5 की, यहाँ पे आ गया, और पॉप हमारे पास यहीं पे खड़ा हुआ है अभी तक।
अब वो चाह रहा है कि मैंने पॉप करना है, तो कैसे करेगा? फिर तो पुश के साथ होना चाहिए पॉप को। हाँ, पॉप को हमेशा स्टैक में पुश के साथ चलना है। यानी कि पॉप इंडेक्स को हमेशा स्टैक में, यानी कि स्टैक जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें पुश के साथ चलना है। पुश के साथ चलेगा तो वो वैल्यू को मेंटेन कर पाएगा ना। ठीक है। अब यहाँ पे ये लॉजिक अब गलत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये सोच के लगाएंगे कि जो इसका इंडेक्स पड़ा हुआ है वो इंडेक्स इसको असाइन करें, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करें और वैल्यू रिट्रीव करें, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हो जाएगी। हमने अपने माइंड में इंडेक्स को लेके चलना। ठीक है। अब मैं वो वाली लॉजिक इंप्लीमेंट करता हूँ जो अभी आपने कही है। मैंने एक वैल्यू पुश की, पॉप के इंडेक्स को भी पुश के साथ कर दिया, यानी पॉप के इंडेक्स को भी मैंने 0 दे दिया। फिर एक और वैल्यू अगली रो में इंसर्ट की, यानी पुश की, मैंने पॉप को भी वहां कर दिया। फिर मैंने अगली वैल्यू एक और इंसर्ट की, मैंने यानी कि पुश की, मैंने पॉप को भी उसके साथ कर दिया। अब वो यहाँ पे रिट्रीव करेगा, तो पॉप के अंदर क्या इंडेक्स पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो यहाँ पे रिट्रीव करने जा रहा है, यानी कि पॉप करने जा रहा है। जब इसके अंदर 2 पड़ा होगा तो इसके अंदर हम ये बिजनेस लगाएंगे जब भी, यानी कि ये पॉप के फंक्शन के अंदर बिजनेस होगा कि जब भी, यानी कि पॉप करेगा तो इस केस में, पुश के केस में क्या हो रहा था, इंडेक्स, यानी कि इस इंडेक्स में भी प्लस प्लस हो रहा था, इस इंडेक्स में भी प्लस प्लस हो रहा था। यहाँ पे ये 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों इंडेक्स में प्लस प्लस हो रहा था, लेकिन जब वो पॉप करेगा तो दोनों इंडेक्स में हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। अब अगर उसने यहाँ पे पॉप किया है, इस जगह पे पॉप किया है उसने, तो अब हमारा अगले, उसके लिए हमारा कहाँ पे आ जाएगा, पुश और पॉप का इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। हम ये पुश वाले को माइनस माइनस क्यों करें, क्योंकि वैल्यू तो नेक्स्ट हमें टू इंडेक्स पे करनी है ना, इंसर्ट। नहीं ना, हमने लॉजिक ये ली हुई, जब वो इंसर्ट करने जाएगा तब प्लस प्लस करेंगे ना। ओके ओके। पहले पहले प्लस प्लस करेंगे, फिर उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब हमारा इंडेक्स कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ 1 पे खड़े हुए हैं, पुश भी 1 पे खड़ा हुआ है, 1 भी 1 पे खड़ा हुआ है। हमने ये कहा कि जब दोनों के अंदर वैल्यू -1 माइनस होगी तो हमारी स्टैक एम्प्टी होगी। इसी तरह जब हमारे दोनों पुश और पॉप यहाँ पे खड़े होंगे, यानी कि उसकी लेंथ पे खड़े होंगे, अगर दोनों की वैल्यू में जो अरे की लेंथ है वो पड़ी हुई है, इंडेक्स -1 पड़ा हुआ है उसके अंदर, तो इस मीन के हमारी स्टैक फुल है। लग गई इस बात की समझ? हाँ जी। हाँ जी, आ गई। जी जी। ठीक है ना। तो इस तरह करके हमने इस चीज को लेके चलना है, यानी कि हमारे पास प्रॉपर इंडेक्स होने चाहिए कि हाँ ये वाला इंडेक्स अब यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ ये वाला इंडेक्स यहाँ खड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे करना है, इसको यहाँ पे करना है, इस तरह करके होना चाहिए पूरा। ठीक है, यानी कि हमने खुद ये, जिस तरह अभी अभी आपने ये कोड सेंड किया, ये बहुत कम्प्लेक्स कोड हो जाना था और इसमें कहीं ज्यादा एरर हमारे पेंडिंग रहने थे इसके अंदर, क्योंकि आपने खुद चीजों को हैंडल किया हुआ था। हमने अपने माइंड में सोचना है कि हाँ भाई हमने करना क्या है इसके, तो उस चीज को हम, अब हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, लूप का कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट है, उस चीज को यूज करते हुए हमने जो है ना चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। और सेम इसी तरह ना, हमने जो इन क्यू इंडेक्स और क्यू इंडेक्स, ये क्यू में, ठीक है, वो लेके चलने हैं। अगेन वही बात, जो उसमें बिजनेस रूल है कि उसमें, यानी कि जाहिर सी बात है पॉप, यानी कि इन क्यू हमारा साथ साथ नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें क्या डाटा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले इन होगा वो, यानी कि आउट जो होगा वो पहले वो वाला होगा, यानी कि रिट्रीव ये वाला 25 होगा पहले। ठीक है, तो उस केस में हम क्या है, इंडेक्स को आगे साथ साथ नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह करके वो वाली दूसरी असाइनमेंट भी इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, और इसकी जो है ना ये कंपैरेटिवली उससे बहुत ईजी है, क्यू को इम्प्लीमेंट करने से। ठीक है, लेकिन क्यू जो है ना वो कम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें एक दो फंक्शन हमने और भी ऐड करने हैं जो कि उसे मोर कम्प्लेक्स बनाएंगे।
ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना ये असाइनमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। बाकी एक जो वो कल एडवांस कैलकुलेटर की दी थी उसमें कोई हर्डल तो नहीं? वो नहीं छेड़ी अभी। किया नहीं? मैंने भी इम्प्लीमेंट किए, मैंने सिर्फ क्यों किए अभी। आपने क्यू कर भी ली? ये मेरा जो कोड है वो क्यों का है। अच्छा, ये क्यू का है। हाँ जी, ये हम्म। क्यों का कोड है। लेकिन वो कल क्यू में ये चीज क्लियर तो हुई थी कि हम क्यू में इन क्यू और डी क्यू करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो मैंने चीजें करनी थी इसके अंदर, मतलब प्रॉपर फंक्शन बना के ना, अभी तो सिर्फ लॉजिक ही लगाई थी मैंने। नहीं, ये मैंने लॉजिक क्यों की जो है ना लॉजिक है। गलत है ये लॉजिक इस तरह फिर। क्यू की तो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स लॉजिक है। मतलब कि ये क्यू देखो, में ये यही तो है ना, इंडेक्स फर्स्ट साथ इन साथ। फर्स्ट आउट है ना। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लेकिन हाँ उसमें देखो एम्प्टी कब होगी। यहाँ पे भी देखो वो दोनों सेम एक जगह पे। अब मैं क्यू के लिहाज से डिस्कस कर रहा हूँ पुश पॉप को ही, क्योंकि वो यहाँ पे ये हो गया हुआ है। यहाँ पे भी देखो एम्प्टी खड़ी हुई है वो। अब अगर मैंने एक डाटा एंटर किया, ठीक है, पुश मेरा यहाँ पे आ गया, और मैंने पॉप भी कर दिया ऐसे, दोनों इंडेक्स कहाँ पे खड़े हुए हैं? जीरो पे खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों इंडेक्स -1 नहीं है लेकिन जीरो पे खड़े हुए हैं, इसमीन अगेन ये एम्प्टी है। ठीक है, और पहले आप स्टैक इंप्लीमेंट करो फिर क्यू करना। क्यू बहुत कम्प्लेक्स है। क्यों कम्प्लेक्स है देखो, मैंने इधर ये तीन वैल्यू इंटर की। अब मैंने ये तीन वैल्यू पॉप करता जा रहा हूँ, पहले ये वाली पॉप हुई, दूसरे नंबर पे ये पॉप हुई, तीसरे नंबर पे ये पॉप हुई। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है जिसको हमने कहना है रीशेड्यूल। रीशेड्यूल का मतलब क्या है कि ये देखो, अब ये दो जो स्पेसिस हैं ये एम्प्टी हो गई ना हमारे पास, तो ये दोनों तो स्पेसिस आया हो रही है, यानी कि हमारे पास इंडेक्स सिर्फ एक पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, 5 को अभी हमने पॉप नहीं किया, ये दोनों पॉप कर लिए हैं। अब ये अरे तो हमारी वो हो गई ना, एम्प्टी हो गई। तो इस वैल्यू को वापस इस जगह पे भी लाना है, ताकि जो स्पेस हमारी यूज हो गई, जो स्पेस हमारी पॉप हो गई है, वो मेंटेन ना ना रहे उसकी जगह पे। यानी कि इधर हम खड़े हुए हैं और पॉप हमने ये दोनों वैल्यू कर ली है, स्टिल यूजर को हो कि भाई मैं 10 वैल्यू अभी भी इंटर कर सकता हूँ। ये ना हो कि हमारा एक इंडेक्स यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो सिर्फ 7 वैल्यू ही कुछ कर सकता है। जो इसमें रीशेड्यूल का फंक्शन है ना क्यू में, वो कम्प्लेक्स है थोड़ा। हम्म। ठीक है, तो पहले स्टैक इंप्लीमेंट करो, फिर क्यू की तरफ आएंगे हम। और इसमें टाइम लगेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपरली हमने ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। सही। ठीक है, और उसको ना इन क्यू और डी क्यू लेके ही चलो, ठीक है, ताकि वो दूसरे को ठीक है। क्लियर हो जाए। मुझे ये देखने से लगा कि शायद ये वो है, स्टैक है। ठीक है, ठीक ठीक। पहले स्टैक करो इम्प्लीमेंट, फिर उस तरफ जाओ। अच्छा, वो जो दूसरी असाइनमेंट थी ना, वो तो बहुत ही इजी असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने की भी है। अगर आप थोड़ा सा उस पर सोचते ना, तो उसका हिंट दूं कि रहने दे, ये कैलकुलेटर वाली ना एडवांस। हाँ, कैलकुलेटर वाली कह रहे हैं, रहने दें हिंट, उसको वो खुद ट्राई करेंगे। चलो, तो उसमें यही है कि क्योंकि वो अभी तो उस उसको छेड़ा ही नहीं है ना कि कोई मसला है, तो खुद ट्राई करेंगे, फिर ना हो फिर आपको कहना है। चलो सही है। तो लेकिन वो क्या नाम है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप लोगों ने ना की हो, यानी कि वो जितना आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है ना, उसमें वो हो जाएगी। ठीक है, ठीक। क्योंकि उसमें आप लोगों ने, मैंने जो स्प्लिट यूज किया था वो आप लोगों ने खुद बनाना है। और वो एक असाइनमेंट में आप सब लोगों ने, मैंने सबकी आउटपुट देखी थी, सबने सही बनाया हुआ है। और उसका एक छोटा सा ठीक। वैसे हिंट दे रहा हूँ कि वो जो डॉलर की हमने असाइनमेंट नहीं की थी, कि डॉलर हम्म। अगर आ रहा है उसको स्ट्रिंग को सेपरेट कर दो, यानी कि एक इस तरफ लेफ्ट वाली और एक इधर राइट वाली, वो उसकी यानी कि एक छोटी सी हिंट है। ठीक ठीक। है। ठीक है, चलो फिर अब हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। आज जो है ना हम क्लासेस देखते हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं। तो अब जो है ना इनको क्लासेस समेत इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। लेकिन क्लासेस पे जाने से पहले ना एक हम चीज देखते हैं, जो कि शायद थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन समझना उसको भी जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, जब ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने या जिसने भी यानी कि लैंग्वेजेस वगैरह इंप्लीमेंट की थी ना, 2000 से पहले जो लैंग्वेजेस थी ना, जिससे मैंने आपको बताया भी है, जो मैंने देखी हुई है इन्वायरमेंट के लिहाज से, वो पास्कल देखी हुई है। ठीक है,
तो उन लैंग्वेजेस में जो है ना कोड को मैनेज इतने अच्छे तरीके से नहीं किया होता था। कोड को मैनेज ना करने का मतलब क्या है कि देखो कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, अब जितने भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, ये मेमोरी में जाके स्पेस ले रहे हैं अपनी, ठीक है। अब जब इन वेरिएबल्स का या फंक्शन का काम खत्म हो गया, अब इनको मेमोरी से डी एलोकेट होना चाहिए ना, ठीक है। तो उस डी एलोकेशन के लिए जो है ना, या तो जो डेवलपर होता था वो अपना पीस ऑफ कोड लिखता था, ठीक है, या वो कुछ ऐसी टेक्निक लगाता था, यानी कि आप लोगों को पता है कि ये बात बड़ी फेमस है कि कंप्यूटर हमारा स्लो हो जाए या काम ना कर रहा हो तो उसे रीस्टार्ट कर दो और वो वर्क करने लग जाएगा। और एक्चुअली ऐसा होता भी है, मतलब कि वर्क करने भी लग जाता है रिस्टार्ट करने से। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि हमारी जो मेमोरी है ना वो ओवरलोड हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब मेमोरी ओवरलोड होगी कि भाई उसने मेमोरी के अंदर डाटा रखना है, डाटा रिट्रीव करना है, तो वो कम्प्लेक्स हो जाएगा ना उसके अंदर रखना, ठीक है। कम्प्लेक्स क्यों हो जाएगा कि जहाँ अब ये देखो, मैं दोबारा ये स्क्रीन दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो मेरी मेमोरी यूज हो रही है, यानी कि इस कंप्यूटर की आई थिंक मेमोरी है 16 GB, ठीक है। अब 16 GB में से इसने तकरीबन पौने 1 GB लिया हुआ है, इसने पौने 1 GB, इस तरह करके ये सारी मेरी एप्लीकेशन ने मेमोरी ली हुई है, ठीक है। आस्ता आस्ता करके अगर मैं सेम टाइम पे और ऐसी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ जो मेमोरी में जगह लेती रहे, ठीक है, वो सही तरह मेंटेन ना हुई हो या सही तरह बनी ना हुई हो, उसके अंदर वेरिएबल पे वेरिएबल डिक्लेयर हुए हों और बड़े बड़े वेरिएबल डिक्लेयर हुए हों, तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पे जगह लेती रहेगी। जब वो जगह लेती रहेगी तो बेशक इसने इतनी मेमोरी ली है, जब ये वाली एप्लीकेशन डाटा गेट करने जाएगी अपने हिस्से का मेमोरी से, पहले ये था कि उधर कम यानी कि चीजें थी तो ज्यादा जल्दी डाटा गेट कर लेती थी ये एप्लीकेशन। जैसे ही मेमोरी फुल हो जाएगी तो उसे डाटा गेट करने में टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि वो पूरा कम्प्लेक्स हुआ हुआ है ना, यानी कि जगह भरी भी है उसमें। और इसकी एग्जांपल सेम छोटी सी एग्जांपल यही है कि जिस तरह एक कमरे में अगर कुछ लोग हों और एक बच्चा जो है ना उधर से अपने किसी पेरेंट को या किसी को भी रिलेटिव को ढूंढने जाए, उसे फौरन मिल जाएंगे। लेकिन उसी कमरे में अगर लॉट ऑफ पीपल्स हो, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए वो यानी कि अपनी रिक्वायर्ड चीज ढूंढने में मसला पेश आएगा, कि यानी कि कम्प्लेक्स हो जाएगा उसके लिए। हो सकता है कि वो बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हों और वो चीज उन्हें मिल जाए। सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी है कि ये एप्लीकेशन अगर डाटा अपना गेट करना जाएगी रैम में से, हो सकता है वो डाटा फौरन उसी को मिल जाए, फौरन यानी कि पता हो फौरन उसको मिल जाए। लेकिन हो सकता है उसको कम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ जाए, ठीक है। और इसकी एक और एग्जांपल यही है कि जिस तरह एक अरे अगर हमने ली है, ठीक है, इतनी बड़ी अरे ली है या 1000 इंडेक्स की अरे ली है, उसके अंदर हमने डाटा रखा हुआ है। हो सकता है जब वो डाटा जो मैंने सर्च करना है वो 345 है और वो पहले ही इंडेक्स पे पड़ा हो मेरे, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना, यानी कि ये लक भी डिपेंड करती है। लेकिन अगेन मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि जब ये मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो हमारे जो जो यानी प्रोग्राम्स को डाटा गेट करने में रैम से मुश्किल पेश आती है। जब वो मुश्किल पेश आती है क्योंकि वो अपना पूरा प्रोसेस पूरा जोर लगा रहा होता है मेमोरी गेट करने में, तो ये स्पीड जो है हमारी हाई लेवल पे चली जाती है। तो इस वजह से जब हम कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं, ये जब पावर कट होती है बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है रैम को पावर नहीं मिलती, जितना डाटा होता है वो सारा लॉस्ट हो जाता है उसमें से, ठीक है। तो जब वो लॉस्ट होता है रीस्टार्ट होता है तो अगेन वो एक तरह का एक जो है ना रिफ्रेश लुक आता है कि हाँ भाई सारा डाटा सही हो गया। तो इस वजह से जो है ना रीस्टार्ट हमारा तकरीबन वर्क करता है। वो चाहे ये फोन में हो, वो चाहे जो है ना हमारे उसमें हो कंप्यूटर वगैरह या किसी भी टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस में, ठीक है। लेकिन 2000 तक जो है ना ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए, ठीक है, जिसमें सी आती है, ठीक है, इसी तरह करके पास्कल आती है। जब ये लैंग्वेजेस थी ना तो डेवलपर को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था कि जो वेरिएबल उन्होंने डिक्लेयर किया है ना वो डी एलोकेट भी होने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं करते थे तो वो वाली एप्लीकेशन क्या हो जाती थी, कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बन जाती थी। लेकिन जब जब से ये विजुअल स्टूडियो डॉट नेट आया था ना, तो इनका सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ही यही था कि ऐसी चीजों को ना वो खुद यानी कि यूजर को पता भी नहीं चलेगा और चीजें मैनेज हो रही हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की कि भाई अगर यूजर ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसका यूज खत्म हो गया ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना अपने सिस्टम से उसको डिलीट कर दे, ठीक है। यानी सिस्टम से नहीं, रैम से जो है ना वो रिमूव कर दे, उस मेमोरी को डी एलोकेट कर दे, उस मेमोरी को
खाली कर दें किसी दूसरे वेरिएबल या दूसरे एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो इस वजह से सी शार्प के कोड को कहा जाता है मैनेज कोड। जो हमारी ये सी शार्प की लैंग्वेज है ना, ये मैनेज कोड है। ठीक है, तो बाकी अब वैसे ही सारी तकरीबन ना मैनेज कोड ही है, यानी जावा भी, पाइथन भी। ठीक है, ये सारी हमारे पास अब क्या है, मैनेज कोड ही है, यानी कि ये चीजें अक्सर ये खुद हैंडल कर रही होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी अपने हाथ खड़े कर देती हैं कि भाई नहीं, अगर ये वाला पीस ऑफ कोड आप लोगों ने करना है ना, तो ये खुद मैनेज करो, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है ना, बाय डिफॉल्ट यही हम कह सकते हैं कि ये जो है ना अपनी चीजें खुद मैनेज कर रही होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमने एक चीज देखी थी पहले, कि एक हमने बड़ी सी मेमोरी बनाई थी, जिस तरह की ये मेमोरी मैं कह लेता हूँ कि ये एक रैम है हमारी, सपोज कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि ये एरिया जो है ना, ये ऑक्यूपाई होता है, जो इन्होंने अपने काम के लिए रखा होता है। ठीक है, इसे आप कुछ भी नाम दे दो, लेकिन इसे कर्नल मेमोरी या इस तरह करके मेमोरी कहा जाता है, जो ये अपने यूज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो प्रोग्राम बना रहा है, हमारे पास इस वक्त मेमोरी ना इतनी एम्प्टी है। ठीक है, ये इतनी मेमोरी ना हमारे पास एम्प्टी है, जिसमें हमारे वेरिएबल स्टोर होंगे या ये सब कुछ होगा। लेकिन जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, अब इसको मैं ना जूम करने लगा हूँ इस मेमोरी को। इस मेमोरी के अंदर ना ये दो चीजें जो है ना अपनी लेते हैं, यानी कि दो चीजें जो है ना, ये हमारा जो सी शार्प का प्रोग्राम है ना, जो कंपाइलर है, वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्से को वो कहता है, और एक एक ये मेमोरी होगी, इस एक हिस्से को कहता है वो स्टैक मेमोरी। ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर वाला स्टैक नहीं है। ठीक है, और एक हिस्से को वो कहता है हीप मेमोरी। ठीक है, उन्होंने ये जो है ना, यानी कि इस जोन के अंदर ये दो डिवाइड कर दिए। अब ये स्टैक और हीप होता क्या है, एक्चुअली उन्होंने ये किया कि उन्होंने जब जो भी वेरिएबल हैं, क्लासेस हैं, फंक्शन हैं, डेलीगेट हैं, अरे है, जितनी चीजें भी हम देखेंगे आगे जाके, उन्होंने ना इन चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में कैसे डिवाइड किया, एक को उन्होंने कह दिया बाय वैल्यू, और एक को उन्होंने कह दिया बाय रेफरेंस। ठीक है, जो भी चीज स्टैक पे जाएगी ना, उसको उन्होंने कह दिया बाय वैल्यू। वो क्यों कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। और एक को कह दिया बाय रेफरेंस। तो ये जो है ना एक बड़ी टेक्निकल टर्म होती है, यानी कि ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इंटीजर क्या है। इंटीजर एक्चुअली बाय वैल्यू है। ठीक है, और इसी तरह करके क्लास क्या है, क्लास बाय रेफरेंस है। ये चीजें अभी हमें क्लियर हो जाएंगी कि ये बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू क्या होती है। तो अब जिस तरह जितने भी हमने वेरिएबल पढ़े हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, ठीक है, बूल, इस तरह की सारी जितनी भी चीजें हैं, ये कॉल बाय क्या होती है, बाय वैल्यू होती हैं। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी ना, वो डायरेक्ट इस पे जाके पड़ी होगी स्टैक पे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने वेरिएबल लिया था ए, उसके अंदर मैंने 3 रखवाया, वो यहाँ पे पड़ा होगा हमारे स्टैक। इसी तरह करके एक मैंने वेरिएबल लिया बी, इंटीजर का, जिसके अंदर मैंने 5 रखवाया, वो यहाँ पे पड़ा होगा, डायरेक्ट स्टैक के अंदर पड़ा होता है। यानी कि अगर उसने बी की वैल्यू को असेस करना है, तो वो डायरेक्ट स्टैक वाले एरिया में जाएगा, और वहां उसकी वैल्यू पड़ी होगी, और वो वहां से वैल्यू उठा के यूजर को शो कर देगा। ठीक है, लेकिन बाय रेफरेंस क्या होता है, बाय रेफरेंस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग जो है, ये बाय रेफरेंस है, यानी कि स्ट्रिंग रेफरेंस डाटा टाइप। ठीक है, वैल्यू डाटा टाइप नहीं है। ठीक है, इससे पहले जब ये होता था, पहले सारी वैल्यू डाटा टाइप होती थी। ठीक है, तो अब जब से ये इन्होंने कंसेप्ट अलग अलग किए, तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, बाय रेफरेंस है। रेफरेंस को ये कैसे डील करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर एस टी आर है ना, और एस टी आर के अंदर हमने रखवाया हुआ है टेस्ट, तो वो यहाँ पे टेस्ट नहीं पड़ा होगा, इस एस टी आर के अंदर वो रेफरेंस पड़ा होगा जहां पे वो टेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, जहां पे वो टेस्ट रखा हुआ है, वो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है, ये एक मेमोरी का एड्रेस है। ये कहता है कि अगर इसके अंदर, यानी कि इस स्ट्रिंग की जो वैल्यू को तुमने गेट करना है ना, मेरे पास वो रेफरेंस है जहां पे वो वैल्यू पड़ी हुई।
और वो अगर इसके अंदर रेफरेंस पड़ा हो तो वो वैल्यू कहाँ पे पड़ी होगी, हीप के अंदर। यानी हीप के अंदर ये वाला जो एड्रेस है ना, X2344, यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास वैल्यू पड़ी होगी स्ट्रिंग की। ठीक है। यानी कि जो जब हीप को हम यूज करेंगे तो हीप जो है वो डायरेक्ट यूज नहीं होगी। तो इस लिहाज से हम एक नतीजा तो निकाल सकते हैं कि वो ये कि अगर हमने कोई, जो हमारे पास वेरिएबल बाय वैल्यू होंगे वो ज्यादा फास्ट होंगे, या जो बाय रेफरेंस होंगे वो ज्यादा फास्ट होंगे। बाय वैल्यू रेफरेंस। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे पास बाय वैल्यू फास्ट होंगे। ठीक है। और इसकी रियल टाइम एग्जांपल यही है कि जिस तरह एक पर्सन है ए, ठीक है, उसको डेस्टिनेशन का एड्रेस पता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं उससे पूछूंगा कि भाई मैंने फलानी जगह जाना है, तो ए वाला मुझे डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन पे भेज देगा। ठीक है। लेकिन एक पर्सन है बी, उसे डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि डेस्टिनेशन अगर जाना है ना तो मैं पर्सन ए को रेफर कर सकता हूँ आपके पास। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं डायरेक्ट पर्सन बी के पास जाऊंगा ना, वो कहेगा कि भाई मुझे डेस्टिनेशन का एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा पर्सन पता है जो आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस बता देगा। ठीक है। दोनों केसेस में मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं बी के थ्रू जाऊंगा तो वो कम्प्लेक्स होगा। कम्प्लेक्स क्यों होगा, वो मुझे पहले भेजेगा ऐसे पर्सन के पास जिसको वो डेस्टिनेशन पता होगी, फिर मैं उस पर्सन के पास जाऊंगा और वो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन देगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऐसे पर्सन के पास जाऊं जिससे डेस्टिनेशन पता है, तो ऑब्वियसली वो वाला प्रोसेस मेरा फास्ट होगा। ठीक है। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग में। तो इनशाला फिर जो है ना आगे वो देखेंगे हम क्लासेस का कंसेप्ट।